Hello everyone, welcome back. So we were discussing the jurisdiction part डिस्कस कर रहे थे हम। तो अगर हम पहले की बात करें कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, तो हम दशरथ रूप सिंह राठौर केस हमें आज डिस्कस करना है। इससे पहले इससे पहले अगर मैं बात करूं तो दो मेजर केसेस जो हम देख चुके हैं, वो एक तो हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स का केस, और अगर दूसरे की बात करें तो के भास्कर। इसमें हम बात कर चुके हैं जुरिस्डिक्शन की, क्या डिसाइड हुआ था इन केसेस में, वो सब हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देखो ताकि आपको ये क्रोनोलॉजी समझ में आए, क्रोनोलॉजी हम किस क्रोनोलॉजी में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब हम देख चुके हैं। आज हमें पर्टिकुलरली बात करनी है दशरथ रूप सिंह राठौर केस की, इसकी। ऑलराइट, तो इस पे चलते हैं। इससे पहले एक बार ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं कि इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा था कि जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड हो रही थी। जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड हो रही थी अगर हम बात करें तो जुरिस्डिक्शन एक तो नोटिस के बेसिस पर डिसाइड हो रही थी। नोटिस के बेसिस पर कौन से केस में? पहला केस जो हमने करा था ना, उसमें नोटिस के बेस पर डिस्कस हो रही थी के भास्करन वाले केस में, के भास्करन वर्सेस शंकरन वैद्य बालन वाले केस में। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजें चेंज हो गई और कोर्ट ने बोला कि नहीं, जहां पर चेक बाउंस हो रहा है, एक्चुअली जहां पर चेक बाउंस हो रहा है वो प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन होगी। ठीक है ना, वहां पर केस फाइल होगा। तो उसके बाद भी मैटर जो है कंप्लीट पूरे तरीके से डिसाइड हुआ नहीं। और उसके बाद ये केस आता है 2014 में, दशरथ रूप सिंह राठौर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 3 जज बेंच, 2014 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कोर्ट थोड़ी सी और अनोखी बात कर देता है, थोड़ा सा और फैक्ट्स जो है ना चेंज हो जाते हैं, और ये बिजनेस कम्युनिटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, बिजनेस कम्युनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब क्यों नहीं आती मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है। सपोज ये ए है, ये इस केस में हेल्ड हुआ था, मैं आपको इलेबोरेट करके एग्जांपल के थ्रू पे बता रहा हूं, अदरवाइज ये इस केस में हेल्ड हुआ था। देखो क्या होता है, ये बी है और ये ए है। सपोज सपोज ये बी जो है, ये पार्टी है, कहाँ की है पार्टी? थोड़ी दूर स्टेट की मानो, सपोज अरुणाचल प्रदेश की है या वेस्ट बंगाल की है। सपोज ये वेस्ट बंगाल से पार्टी है, और बी जो है, बी वेस्ट बंगाल से है और ए दिल्ली से है। ठीक है, और ए दिल्ली से है और ए क्या है? एक शॉप ओनर है, शॉपकीपर है, शॉप ओनर है, इसकी एक शॉप है। ठीक है, तो बी वेस्ट बंगाल से दिल्ली में आता है और बी की शॉप से ए की शॉप से कुछ परचेज करता है। ए की शॉप से XYZ कोई भी सामान परचेज करता है। ठीक है, और सामान परचेज करने के बाद उसको चेक देता है। पेमेंट जो है ना वो चेक के मोड में करता है, चेक प्रोवाइड करता है उसको। सपोज ये चेक है, ठीक है, और ये चेक देता है किसको? ए को। और सपोज ये जो चेक का अमाउंट है, सपोज मान लो आज के टाइम में सपोज 25,000 रुपए का, 25,000 रुपीज की परचेजिंग करता है, और उसके लिए उसको चेक देता है ए को। क्लियर है, यहां तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, 25,000 का जो है चेक बी ए को देता है, और जो अपना सामान था वो लेके चला जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस केस में देखो, अब मान लो ये चेक जो है बाउंस हो जाता है। और अब बाउंस होने में पहले क्या था, पहले का सिनेरियो क्या था? इस जजमेंट दशरथ रूप सिंह राठौड़ की जजमेंट से पहले का सिनेरियो क्या था कि जहां पर चेक बाउंस हो रहा था, अगर हम हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जजमेंट की बात करें, तो जहां पर जिस जगह पर चेक बाउंस हो रहा था, दिल्ली में चेक बाउंस हो रहा है, तो यहां पर केस फाइल हो रहा था पहले के हिसाब से। अब की अगर बात करें, दशरथ रूप सिंह राठौड़ ने क्या कहा?
कि ये देखो ये चेक है, देखो ये थोड़ी अटपटी सी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, और आप बताओ आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो। देखो मैं बताता हूं क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बी ने चेक दिया ए को, और ए ने क्या करा, इस चेक को ले जाकर अपने बैंक में डिपॉजिट करा। यहां पर ए का बैंक है, ए ने इस चेक को अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करा, कर दिया। इसके बाद ये चेक कहां पर जाएगा, ये चेक जाएगा बी के बैंक में, बी के बैंक में गया, और यहां से क्योंकि फंड इनसफिशिएंट था बी के अकाउंट में फंड इनसफिशिएंट था, तभी वो बाउंस हुआ। तो बी के बैंक से इंफॉर्मेशन मिलती है फंड इनसफिशिएंट, और यहां से नो आती है, नो मतलब इस चेक को क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि फंड इनसफिशिएंट है। ठीक है, फंड क्या है, इनसफिशिएंट है। ऑलराइट, तो अब ये नो कहां से आई है, ये नो कहां से मिली है, ऑब्वियसली बी के बैंक से। और बी का बैंक कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। बी का बैंक कहां है, वेस्ट बंगाल में। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहां हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहां हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वेस्ट बंगाल में। समझे, दोबारा देख लो। ए ने कुछ प्रोडक्ट सेल करा, बी ने बाय करा, दिल्ली में आकर यहां पर वो चेक देकर गया, ट्रांजैक्शन चेक में हुई, चेक एक्सेप्ट कर लिया ए ने। चेक एक्सेप्ट करने के बाद ए जाता है और उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करता है, ये ए का बैंक है। ठीक है, ए के बैंक में जब चेक डिपॉजिट होता है तो वो चेक कहां पर जाता है, क्लियरिंग के लिए। क्लियरिंग के लिए आपको पता होगा कि प्रोसेस होता है वो चेक, और ये एक पहले सारे क्लियरिंग हाउस में चेक जाते हैं, और उसके बाद वहां से जो भी बैंक है दूसरा उस बैंक में जाते हैं क्लियर होने के लिए। ठीक है, तो अब ये दूसरे बैंक में गया, बी के बैंक में, बी के बैंक में गया ये। ठीक है, यहां से क्योंकि फंड इनसफिशिएंट था तो यहां से मिला नो। ठीक है, मना हो गया कि भाई फंड इनसफिशिएंट है, वी कैन नॉट प्रोसीड विद दिस चेक, हम इसकी पेमेंट नहीं कर सकते चेक की। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है बी के बैंक के यहां पर वेस्ट बंगाल में। तो कोर्ट कहता है कि प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होगी वेस्ट बंगाल, और ज्यूरिसडिक्शन कहां पर लाई करेगी, ज्यूरिसडिक्शन लाई करेगी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये रीजन था कि बिजनेस कम्युनिटी को, जो बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेसमैन है, छोटे मोटे, छोटे एमएसएमई कह लो या बड़े बिजनेसमैन कह लो, ये जजमेंट किसी को भी पसंद नहीं आई, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी को। क्योंकि आप देखो, अब मान लो 25,000 रुपए की बात करते हैं, इधर हम पर्टिकुलरली 25,000 की बात करते हैं। तो क्या ए 25,000 रुपए लेने के लिए वेस्ट बंगाल जाएगा, एक लॉजिकली रीजनेबल सी बात करो, क्या ए 25,000 के लिए वेस्ट बंगाल जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि पहली डेट पर, फर्स्ट डेट पर उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, उसको लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होंगे, उसको टाइम खराब करना पड़ेगा, उसको जाना आना पड़ेगा, हो सकता है 2, 3, 4, 5 तारीख लग जाए। तो क्या ए 25,000 के लिए बार बार वेस्ट बंगाल ट्रेवल करेगा? तो इस वजह से हो सकता है 25,000 आपको ज्यादा लग रहे हो, सपोज इसको कम करके 15,000 मान लो, तो 15,000 के लिए क्या ए वेस्ट बंगाल ट्रेवल करेगा? तो इस वजह से ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट बिजनेस कम्युनिटी को ज्यादा पसंद आई नहीं। ठीक है, तो काफी शोर शराबा होता है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, और क्योंकि रेटिंग्स होती है, आपको रेटिंग्स पता होगी कि इंटरनेशनल मार्केट में रेटिंग्स होती है हर कंट्री की, उनके ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर, तो उधर भी रेटिंग्स कम हो गई। ठीक है, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। तो इसके बाद एक अमेंडमेंट आती है, इसके बाद सरकार जागती है और सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आती है। ठीक है, अब वो अमेंडमेंट क्या होती है वो बताता हूं मैं आपको। वो अमेंडमेंट क्या होती है, अब आगे चलो। एक अमेंडमेंट आती है सेक्शन
आपने बेयर एक्ट में निकाल लो सेक्शन 146 6 तो हमने कर दिया। 142 निकालो अपने बेयर एक्ट में। मैं दिखाता हूं आपको इधर। अपना बेयर एक्ट निकाल लो आप। तो 2015 में इधर आप देखोगे, ये देखो 2015 में एक अमेंडमेंट आती है। यहां पर दिख रहा होगा आपको 2015 की अमेंडमेंट, ये रही। और इसको आप रिलेट करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसमें सेकंड में, ठीक है। 4 भी आप देखोगे तो ये भी 2015 की 4th। तो आप इसको रिलेट करो। ये 2015 में अमेंडमेंट लाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाके क्या कहती है, देखो आपको बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब इतना पता होना चाहिए बैंक में चेक कैसे डिपॉजिट होते हैं, किस तरीके के चेक होते हैं। और आपको पता भी होगा अगर आप बैंक जाते हो तो। देखो चेक बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, आपने देखे भी होंगे। एक होता है अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई चेक, और एक अदरवाइज होते हैं। अदरवाइज मतलब सिंपल, अदरवाइज मतलब सिंपल चेक होते हैं। तो एक अकाउंट पेई चेक होता है। अगर आपने कभी अब अगर आपने ट्रांजेक्शन करी हो, बैंक में गए हो, चेक देखे हो, तो मैं बताता हूं अकाउंट पेई चेक कैसा होता है। सपोज ये चेक है, सपोज ये चेक है और इसमें यहाँ पे करके नाम लिखा होता है, नीचे उसका अमाउंट लिखा होता है वर्ड्स में, और इधर अमाउंट लिखा होता है, यहाँ साइन होता है, यहाँ 2-4 चीजें लिखी होती है, चेक नंबर लिखा होता है, यहाँ पर डेट लिखी होती है ऊपर राइट साइड में, ठीक है। इस तरीके से डेट के कॉलम होते हैं। तो ये चेक होता है, ये चेक का फॉर्मेट होता है। तो आपने कई बार देखा होगा, नोटिस करा होगा कि इस तरीके से उस पर लाइन मारी जाती है। कई बार इस तरीके से आपने लाइन देखी होगी, चेक पे लगी होती है। जो चेक बनाता है, मेकर ऑफ द चेक, ड्रॉअर ऑफ द चेक, वो इस तरीके से लाइन मार देता है उस पर। या फिर यहां पर नहीं होगी कॉर्नर पे तो यहां पर मिल सकती है, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर मिल सकती है। और इसके बीच में लिखा होता है अकाउंट पेई, ऐसे इसके बीच में अकाउंट पेई लिखा होता है, अकाउंट पेई, ठीक है। और सेम यहां पर लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई चेक। और एक दूसरा होता है, दूसरे में क्या होता है कि कुछ नहीं लिखा होता, सिंपल चेक होता है, ठीक है, सिंपल चेक होता है। तो जो अमेंडमेंट आई, वो अमेंडमेंट क्या आई, वो अमेंडमेंट कहती है, अमेंडमेंट जो है 142 में, वो ये कहती है कि जो अकाउंट पेई चेक है ना, अकाउंट पेई जो चेक होंगे, उनकी ज्यूरिसडिक्शन कहां पर लाई करेगी। अभी हम 142 को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता रहा हूं कि जो अकाउंट पेई चेक्स होंगे उनकी ज्यूरिसडिक्शन, अगर हम उनकी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो वो होगी पेई के प्लेस पर, पेई के प्लेस पर, पेई के प्लेस पर होगी, ठीक है। पेई आपको पता होगा, आई थिंक आपको पेई तो पता ही होगा, मैंने आपको पेई पहले बता चुका हूं मैं आपको। पेई कौन होता है, पेई होता है जिसको पैसे मिल रहे हैं, एक्चुअली जिसको चेक मिला है ना, जो कंप्लेनेंट है, जो आप एक तरीके से मान सकते हो जिसको पैसे मिलने हैं। तो अगर हमारे इस केस की बात करें, ए और बी जो हम बात कर रहे थे इस केस की, तो इसमें पेई हुआ ए, इसमें पेई ए हुआ, ए को पैसे मिलने थे ना 25,000 रुपए, तो ए पेई है। और बी ने चेक ड्रॉ किया था तो बी ड्रॉअर है। और जो बी का बैंक है जिसको डायरेक्शन दी जाती है पैसे देने की, है ना, उसको बोलते हैं ड्रॉई, उसको ड्रॉई बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें मैं आपको पहली दूसरी क्लास में बता चुका हूं, पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो क्या हेल्ड होता है अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट में हेल्ड होता है कि जो अकाउंट पेई चेक होगा, 2 तरीके के चेक बताए ना मैंने आपको, एक अकाउंट पेई चेक और एक अदरवाइज। अदरवाइज सिंपल चेक होते हैं, और अकाउंट पेई जो चेक होते हैं वो पर्टिकुलरली ये चेक होते हैं, ठीक है, जिनमें अकाउंट पे लिखा होता है। तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, प्लेस ऑफ पेई। हमारे केस में ए के मैटर में
दिल्ली में प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन होगी, मतलब केस कहां पर फाइल होगा, दिल्ली में होगा। दूसरे केस की अगर बात करें अदरवाइज की, तो अदरवाइज केस में जुरिस्डिक्शन कहां पर लाई करेगी, अदरवाइज केस में जुरिस्डिक्शन जो होगी, जुरिस्डिक्शन वो लाई करेगी ड्रॉवर के बैंक, ड्रॉवर ड्रॉई सेम ही होगा क्योंकि वहीं पर बैंक होगा, तो ड्रॉवर ड्रॉई की प्लेस पर जुरिस्डिक्शन लाई करेगी। ठीक है, बैंक तो वहीं पर है, जैसे ही हमारे इस केस में हमने देखा कि ऑब्वियसली आदमी अपने आसपास में ही बैंक में ब्रांच खुलवाता, आसपास की ब्रांच में ही अपना अकाउंट खुलवाता है। तो ये ड्रॉवर है, ये भी वेस्ट बंगाल से है और इसकी ब्रांच भी इसके पास में है, वेस्ट बंगाल। तो अदरवाइज के केस में अगर कोई सिंपल चेक है, अगर हम सिंपल चेक की बात करें तो उसकी जुरिस्डिक्शन कहां पर लाई करेगी, उसी प्लेस पर, उसकी जुरिस्डिक्शन उसी प्लेस पर लाई करेगी। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 के केस से, वो रिजॉल्व हो गई इस अमेंडमेंट से, और आज के टाइम में भी यही अमेंडमेंट रेलेवेंट है। तो हम इस अमेंडमेंट को पढ़ लेते हैं अब एक बार। 142 पर आ जाओ, 142 क्लॉज 2। देखो ये क्या कहता है, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन। कौन ट्राई करेगा उसको, वही कोर्ट करेगा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में लाई करती है ना। और आगे देखो क्या कहता है, अब लोकल जुरिस्डिक्शन में क्या होगा, देखो, इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट। अब यहां पर देखना, अब आपको जो समझ में आएगी चीज, अगर हम बात करें थ्रू एन अकाउंट की, थ्रू एन अकाउंट, तो द ब्रांच ऑफ बैंक वेयर द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। ठीक है, अब दोबारा पढ़ोगे इसको एक बार। इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, द ब्रांच of the bank where the pay or holder in the due course as the case may be maintains the account is situated। तो पहली बात करता है कि जहां पर वही हमने जो बात करी कि पहले अगर अकाउंट पे ही है, अकाउंट पे का मतलब होता है अकाउंट टू अकाउंट पैसे जाते हैं, अकाउंट पे जो चेक होते हैं ना उसमें अकाउंट टू अकाउंट पैसे जाते हैं, आप उसको जाकर कैश नहीं निकलवा सकते, आपको चेक जाके अपने बैंक में लगाना पड़ेगा और उसके बाद क्लियर होगा। तो ये क्या कहता है, थ्रू एन अकाउंट हो गया, तो अकाउंट का मतलब अकाउंट पे ही चेक हो गया। द ब्रांच ऑफ बैंक वेयर द पेई की बात हो रही है ना, पेई मतलब जिसको पैसे मिलने हैं। ठीक है, पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो उसको होल्ड करता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक ही बात है ये। तो हमारे केस की अगर हम बात करें तो ए को पैसे मिलने थे 25,000 रुपए। ठीक है, तो हमारे केस में ए क्या हो गया, पेई, और थ्रू एन अकाउंट टू अकाउंट है तो अकाउंट पे ही चेक है, तो कहां पर केस फाइल होगा, पेई की जगह पर। द केस में भी मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अदरवाइज, ये देखो, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट मतलब जो अकाउंट पे ही चेक नहीं है। अकाउंट पे ही चेक होता तो वो अकाउंट में ही डलता ना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होते हैं। लेकिन अगर अकाउंट पे ही चेक नहीं है तो उसको आप कैश भी कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, सेल्फ चेक भी देखे होंगे आपने। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने चेक ऐसे भी देखे होंगे, ऐसे भी चेक देखे होंगे जिन पे यहां पर ऐसे लाइन मार के और सेल्फ लिखा होता है, सेल्फ। तो ये क्या होता है, इस सेल्फ चेक से आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो, आपको दूसरी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर ये चेक कहीं और पर नहीं जाएगा, आप उसी ब्रांच में जाओ, सेल्फ का चेक दो और वो आपको वहीं से कैश भी दे देते हैं। आपको अगर कैश निकलवाने हो तो ये प्रोसेस पहले होता था, अब तो एटीएम और पेटीएम और अदर डिजिटल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स चलने लग गई हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो सेल्फ चेक से आप पैसे निकलवा सकते हो अपने अकाउंट से। तो ये एक तरीका होता है सेल्फ वाला। ठीक है, अगर हम सेल्फ की बात ना भी करें तो इस केस में अगर देखोगे, द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स
अदरवाइज देन एन अकाउंट, अदरवाइज देन एन अकाउंट, ठीक है ना। द ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रोअर मेंटेन्स, तो कहां पर होगा फाइल, तो ये जो लास्ट लाइन है ये बताती है कि कहां पर केस फाइल होगा, तो ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रोअर मेंटेन्स द अकाउंट। वही अगर हमारे केस की हम बात करें तो ड्रोअर में कहां मेंटेन कर रहा था अपने अकाउंट को, ड्रॉई कहां पर है और ड्रोअर कहां पर है, यहां पर वेस्ट बंगाल पर, ठीक है। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में वो बात बताई है कि अगर अकाउंट पे ही चेक होगा, अकाउंट पे ही चेक होगा तो केस वहां पर फाइल होगा जहां पर पेई रिसाइड करता है, जहां पर पेई। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, मैं आपको एक और एग्जांपल से और इजी करके समझाता हूं। ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है और ए है पेई और ये है ड्रोअर। ड्रोअर, ड्रोअर का मतलब होता है जो चेक देता है। तो बी ने चेक दिया है ए को, बी ने चेक दिया ए को, और ये है बैंक, ये है बैंक, ये बैंक है बी का। तो बैंक क्या हो गया, बैंक क्या हो गया, ड्रॉई, ड्रॉई हो गया ना बैंक। तो बी ने चेक दिया था ए को और ये हो गया बाउंस, ठीक है, ये क्या हो गया बाउंस। तो अब केस कहां पर फाइल होगा, सपोज ये अकाउंट पे ही चेक था, अकाउंट पे ही चेक था, तो अकाउंट पे ही अगर चेक है ये तो केस फाइल होगा ए की जगह पर, ए की जगह पर अगर अकाउंट पे ही चेक है तो। और अगर अकाउंट पे ही चेक नहीं है, अकाउंट पे ही चेक नहीं है और डिस्प्यूट हो गया और चेक हो गया बाउंस, तो केस कहां पर फाइल होगा, ड्रॉई और ड्रॉअर की जगह पर, जो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगी, ठीक है। अब आप इसको अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज। आप इस 2 को इजीली आराम से पढ़ना, शांति से बैठकर, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी इजीली, ठीक है। और एक और सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, एक और सिचुएशन, जैसे आज के टाइम में, पहले क्या होता था, पहले तो ब्रांच बैंकिंग होती थी कि आपकी जो ब्रांच आप वहीं जा सकते थे और कहीं नहीं जा सकते थे। पहले क्या होता था, पहले के सिस्टम में कि जो आपकी ब्रांच है ना, आप उसी ब्रांच में जाके पैसे डिपॉजिट कर सकते थे और वहीं पर जाके अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते थे, निकाल सकते थे, चेक लगा सकते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्या है कि आप किसी भी बैंक में जाओ और किसी भी बैंक में आप, अगर सपोज मान लो आपका अकाउंट HDFC बैंक में है, XYZ किसी भी बैंक में है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पर्टिकुलर ब्रांच में ही जाना है। आप दूसरी ब्रांच में, HDFC की कोई भी ब्रांच कहीं पर भी है, आप उस ब्रांच में जाओ और अपना चेक डिपॉजिट कर लो या वहां से कैश विड्रॉ कर लो। तो आपको इजी है कि आप किसी भी ब्रांच से जाके अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में मान लो ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन है, ए ने बी को चेक दिया था और बी ने ये चेक जाकर, जयपुर में एक ब्रांच थी, ये सपोज दोनों पार्टी दिल्ली की है, दिल्ली, ये भी दिल्ली, और बी ने क्या करा, बी ने जयपुर की एक ब्रांच में जाकर इसको डिपॉजिट कर दिया। तो इस केस में बी क्या है, पेई, और ए ने ड्रॉ करा था चेक, तो ए हो गया ड्रॉअर, ठीक है। तो बी क्या है, पेई, और क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप कहीं पर भी चेक को डिपॉजिट कर सकते हो, कहीं से भी कैश विड्रॉ कर सकते हो, तो बी ने क्या किया, बी जयपुर गया अपने किसी काम से, बी ने वहीं पर जयपुर में ही चेक को डिपॉजिट कर दिया और चेक हो गया बाउंस। तो आप बताओ इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली जयपुर में केस फाइल हो सकता है, जयपुर में केस फाइल हो सकता है। तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नो। आपकी जो मेन ब्रांच है ना, केस वहीं पर फाइल होगा, आपकी जो मेन ब्रांच है केस वहीं पर फाइल होगा। अब आप ये तो फैसिलिटी यूज कर रहे हो ना इस ब्रांच की, बैंक की, कि आपने कहीं पर भी गए, आपने वहां पर उसको फाइल कर लिया, है ना, ये तो आप फैसिलिटी एंजॉय करो। लेकिन आपकी एक्चुअल ब्रांच, ओरिजिनल ब्रांच क्या है, दिल्ली में। तो आप उस चेक को कहीं पर भी फाइल करो, आपको जुरिस्डिक्शन जो होगी आपकी, वो आपकी अपनी होम ब्रांच पर होगी
और वो जैसे इस केस में दिल्ली है, तो जो पेई की, अगर अकाउंट पेई चेक है तो की बात कर रहे हैं हम, अगर अकाउंट पेई चेक है, अगर अदरवाइज है तो ए की प्लेस पर हो। ठीक है, समझ आ गई बात। ये अमेंडमेंट हुई थी 2015 में, और ये हमने ज्यूरिसडिक्शन कंप्लीट कर ली। इससे पहले हमने लिमिटेशन देख ली थी, लिमिटेशन कैसे होती है। अभी हमने ज्यूरिसडिक्शन देख ली है, और उससे पहले हमने बेसिक्स देख लिए थे। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि हम ट्रायल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रायल कैसे होता है 138 का, 138 का ट्रायल कैसे होता है। तो 138 का ट्रायल, प्री समनिंग, पोस्ट समनिंग, ट्रांसफर ऑफ केसेस, और वो सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक उसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपनी। ऑलराइट, ठीक है, ऑल फॉर टुडे।